नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान को बेनकाब करने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही भूखा है, नंगा है, झूठा है, फरेबी है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों को यह संदेश देना जरूरी है कि भारत मजबूत है, सशक्त है, सेना संपूर्ण है और हमारी सरहदें सुरक्षित और अभेद्य है। प्रधानमंत्री मोदी जब नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो संदेश उस पाकिस्तान के बहावलपुर तक जाएगा जहां सेना से बाकायदा सेना ने अटैक किया और आतंकियों को जहन्नुम भिजवा दिया था। पाकिस्तान जब भी भारत के साथ दुस्साहस करने की कोशिश करता है, जो एयरपोर्ट उनके निशाने पर होते हैं उनमें नाल एयरपोर्ट भी होता है और इसलिए नाल बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री का नाल एयरपोर्ट आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं राजस्थान को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात मिलेगी तो दुनिया को संदेश मिलेगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या हर सवाल का जवाब है नाल के अंदर प्रधानमंत्री का आना और संबोधित करना। 22 तारीख को उनके भव्य स्वागत के लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। जिस प्रकार से उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, इसलिए जनता आतुर है। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि बीकानेर में नाल एयरबेस भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। यहां वायुसेना के पायलट्स और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न सेना अभियानों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी यहीं पर होता है, जो वायुसेना को देश की सीमा पर होने वाले युद्धों की तैयारी में मदद करता है। पाकिस्तान की तरफ से इस एयरबेस को लगातार निशाने पर रखा जाता है। वर्तमान में देश में बने HAL तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन यहीं पर तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 और 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से भारी हमले किए गए थे, जिसमें देश के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई थी। इनमें राजस्थान के 3 सैन्य ठिकाने फलोदी, बीकानेर का नाल एयरबेस शामिल था। ऐसे में पीएम मोदी का यहां आना इसकी रणनीतिक महत्ता को दर्शाता है और यहां से संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को दिया जाएगा बल्कि यहां का संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यहां आने से पहले बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया और एक्स पर पोस्ट करने के दौरान उन्होंने लिखा कि कल मैं राजस्थान के दौरे पर और इस दौरान रेल के लिए एक स्वर्णिम दिन और उस स्वर्णिम दिन के दौरान ऐतिहासिक और विस्मरणीय ये सब रहने वाला है। रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा और इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलने वाला है। बहरहाल प्रधानमंत्री का दौरा क्यों खास है, पीएम का दौरा राजस्थान के लिए क्यों खास, जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए। क्योंकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान में 7 सड़क परियोजना जनता को समर्पित की जाएंगी। वहीं उदयपुर बीकानेर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान के 4 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन भी किया जाएगा और झुंझुनू जिले में ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना अमृत 2.0 के तहत पाली जिले के 7 शहरों के अंदर शहरी जल आपूर्ति परियोजना के पुनर्गठन सहित क्षेत्र में विभिन्न जल बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास और ये सब राष्ट्र को समर्पित होंगी। तो क्या वाकई में एक तरफ दुश्मन को संदेश और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर अपार सौगातें, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, साथ में हमारे साथ कर्नल देवानंद जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और शुरुआत करना चाहेंगे राजकुमार शर्मा जी आपके साथ। जरा बताइए इस दौरे को कांग्रेस किस नजर से देख रही है। विजेंद्र जी, पधारो मेरे देश के तहत देश के प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की धरती पर बीकानेर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान की धरती पर, राजस्थान की धरती पर, बीकानेर की धरती पर कई प्रश्न घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सेना के शौर्य को सलाम करता हूं, पूरा देश सलाम करता है और पूरा विपक्ष भी उनको सलाम करता है।
लेकिन जिस तरीके से सीज फायर हुआ, लगातार राजस्थान का, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक पूछ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं सीज फायर की घोषणा करने वाले। यह प्रश्न कल राजस्थान की जनता बीकानेर में पूछेगी। राजस्थान की जनता, बीकानेर की जनता, हिंदुस्तान की जनता यह भी पूछना चाह रही है कि ट्रंप व्यापार की धमकी देने वाले कौन होते हैं, क्या उन्होंने धमकी दी या नहीं दी, इस बात को भी स्पष्ट किया जाए। राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही है। राजस्थान की, बीकानेर की, हिंदुस्तान की जनता यह भी पूछ रही है कि विदेश मंत्री ने युद्ध होने से पहले पाकिस्तान को सूचना दी, किन आतंकवादियों को छुपाने का निर्देश दिया या इशारा किया। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता बार बार पूछ रही है कि मध्य प्रदेश के उस मंत्री का क्या हुआ जिन्होंने हमारी जो सैनिक हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसके लिए किस तरीके का भद्दा बयान दिया था और एक एफआईआर दर्ज होकर आज तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ये राजस्थान का नौजवान पूछना चाहता है कि जिस आरपीएससी को लेकर के राजस्थान की सरकार को आपने गठित करवाया था, बड़े बड़े भाषण आपने भी दिए थे, उस आरपीएससी का क्या हुआ, भंग हुई या नहीं हुई, या नहीं बनी या नहीं बनी, और या उसकी जांच पाताल तक पहुंची या नहीं पहुंची। राजस्थान में भीषण गर्मी हो रही है। राजस्थान का आम आदमी पूछ रहा है कि इस भरी गर्मी में आप बीकानेर आ रहे हैं, क्या हमारे लिए पानी की और ठंडी हवा की आने जाने के लिए समुचित व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की या नहीं की है? ये तमाम प्रश्न बाजार में घूम रहे हैं। मैं आपके खंडेलवाल जी, जनता पार्टी से पूछना क्या इन एक एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है विजेंद्र जी, बेसिकली बहुत सारे आलतू फालतू के सवाल कांग्रेस के आला कमान से लेके नीचे तक पूछे जा रहे हैं। हर सवालों के जवाब देना जनता ही जवाब तय करती है। अभी पहले इनको विधानसभा में जवाब मिल गया और लोकसभा में मिल गया। और जहाँ तक सेना की सम्मान की, ये बोलते तो हैं, बट सेना जब कहती है कि भाई अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कंटिन्यू है और देश में वो सब प्रश्न मत करिए जिसके फायदा पड़ोसी जो मुल्क है, जो कि आक्रांता है, उसको हो, लेकिन ये सेनाओं की बात, प्रमुखों की बात नहीं मानने को तैयार। ये वही मतलब पिटे हुए सवाल जिनका जवाब इनमें से पिटा हुआ सवाल कौन सा है भाई? इनमें से कुरैशी के लिए जो कहा गया, आपने कार्रवाई नहीं की, पिटा हुआ सवाल। सुनिए मेरी बात विजेंद्र क्या जी, ऐसे जयशंकर नहीं कहा कि हमने बताया भाई उन्हें कि कितने राफेल गिरे, ये जवाब देना होता है? ये क्या? अरे सर, जो सवाल पूछे उन पर आइए, उन्होंने पूछा क्या राफेल का सवाल? का ये तरीका है बात करने का, और आप उनके साथ हो रहे हो। सोफिया कुरैशी है, वो हमारे लिए सम्माननीय है। आपने अपने नेता पर क्या कार्रवाई की है बताइए? सुनिए, नेताओं ने क्या कहा, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। क्या कार्रवाई? ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कार्रवाई की सर? देखिए, एफआईआर दर्ज की, उसका विश्लेषण होगा, क्यों नहीं होगा? कोर्ट के कहने के बाद ही कर देंगे क्या? कोर्ट के कहने के बाद विजेंद्र जी गोल मटोल एफआईआर दर्ज हुई है। विजेंद्र जी, डिबेट को भटकाने पूरा की सैनिक चेष्टा सवाल मत है, करिए। भटकाया नहीं जा रहा है। ना भटकाया नहीं जा रहा है। किस विषय पे बात अटल कर रहे हैं? खंडेलवाल जी, मैं भटकाया यही नहीं जा बोलने रहा की चेष्टा है कर भाई। रहा हूं। ऐसे जयशंकर साहब ने कहा ना कि भाई हमने फोन करके बताया, अगर वो पूछ रहे हैं, एस जयशंकर साहब ने फोन करके बोला, किस आतंकवादियों को छुपाया? अगर आतंकवादियों को सूचना क्यों करी छुपाते पाकिस्तान तो को? मरते क्यों? क्या ये देखिए, आप इनके प्रश्न देखिए। सूचना हम क्यों देंगे? सूचना अगर हम देते, विदेश मंत्री जी ने कहा है, तो विदेश आप मंत्री क्या ने कहा है भाई। निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं? मैं पूछता हूं, अटल खंडेलवाल जी नहीं भाई, आप उनको कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि शायद आप बचने की कोशिश कर रहे नहीं। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। बीकानेर से हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। एक मिनट अटल जी, एक मिनट। अदिति, कांग्रेस यहां कुछ सवाल खड़े करिए कि भाई प्रधानमंत्री जब आएंगे तो योजना के जरिए लोकार्पण शिलान्यास होगा, ये सच है, संदेश भी दुनिया को जाएगा, ये भी सच है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब क्या मिलेंगे? जैसे ऐसे जयशंकर साहब ने क्यों कहा कि भाई हम आपको बता रहे हैं, आप मिलिट्री ऑपरेशन मत समझिएगा, हम आतंकवाद पर कार्रवाई करें, इसका जवाब कौन देगा? अगर ट्रंप ट्वीट करके बताते हैं, इसका जवाब कौन देगा? अगर सोफिया कुरैशी पर आपके मंत्री बाकायदा बयान देते हैं और पार्टी कार्रवाई नहीं करती, इसका जवाब जनता पूछ रही है, कौन देगा? ये बेसिक सवाल कांग्रेस पूछ रही है। सुनिए, क्या इसके कोई जवाब है? एक मिनट सर भाई, रुक जाइए, एक मिनट अटल जी, एक मिनट। जवाब हमारे अदिति, प्रमुखों ने दिए हैं, हर चीज का जवाब अरे मिला सर है एक मिनट भाई। अदिति, देखिए, जब कोरोना पे राजनीति हो सकती है, जब ये पता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तबाही हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, कैसी स्थिति थी, तब उस पर राजनीति हो सकती है। जबकि हमने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा, पीपी किट नहीं बनती थी, वो बनाई, वैक्सीन बनाई, दूसरे देशों को दी, तो जाहिर तौर पे इस पे तो राजनीति होनी तय ही थी।
राहुल गांधी ने ये सूझबूझ से जरूर किया कि किस तरीके से हम सरकार के साथ हैं जब तक भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसके बाद राजनीति होनी थी। लेकिन अब सवाल ये है, और ये सवाल रहेंगे और धीरे धीरे सरकार इसका जवाब भी देगी और नहीं देगी तो चीजें नजर आएंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस लाइन के मायने बहुत ज्यादा हैं। अब वो जो 2.0 जो होगा वो कब होगा, कैसे हालात में होगा, शायद हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बात आप विजेंद्र समझिएगा, जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाना था तो सबसे पहले क्या कदम उठाए थे? वो कदम ये थे कि आपने पीडीपी, जिससे आपकी विचारधारा नहीं मिलती थी, उसके साथ तो पहले अलायंस करा, फिर सरकार में आए और फिर जाकर 370 हटाया था आपने। वैसे ही ऐसे कई फैसले होते हैं, जैसे कि वक्फ बिल लाना था, तो उससे पहले आप उसको लेकर आए, फिर आपने जेपीसी भेजा, फिर आपने चिन्हित किया आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके दुश्मन कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपने बिल ला के रख दिया। जहां तक हमारे सोर्सेज हैं, जहां तक हम जो टॉप सोर्सेज से चर्चा करते हैं मंत्रालयों के, उनका यही बिटवीन द लाइंस है कि अभी कुछ चीजें जो कमियां रह गई होंगी या कुछ ऐसी चीजें जिनकी दुरुस्त उनको करना है या तैयारियां, जैसे कहते हैं जब अपन फ्लाइट में बैठते हैं कि अपनी सीट पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है भारत की कुर्सी की पेटी बांधने की तैयारी में है। अभी कह रहे हैं एक्शन तो होगा, ये तो दरअसल मॉक ड्रिल थी, बस ये है कि रियल टेस्ट कर लिया गया, हमने रियल टेस्ट कर लिया। अमूमन हम मॉक ड्रिल करते हैं, ये रियल टेस्ट कर लिया बड़े एक्शन से पहले। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल। अब आप देखिए, क्योंकि मुझे पता है डिबेट है, समय कम है, तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो हमको रिविजिट अपनी कूटनीति पे भी करना है। ये अंदरूनी एक चर्चा हुई कि अमेरिका हमारा दोस्त था, दोस्त रहे, ज्ञान नहीं दे या फिर उस तरह के सजेशन नहीं दे कि हम भारत और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा हो। तो ये जो हमने ग्रुप्स भेजे हैं, हालांकि मनमोहन सिंह भी भेज चुके हैं, अटल जी भी, नरसिम्हा राव जी भी, राजीव गांधी जी भी और मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब असली होगा ऑपरेशन सिंदूर, देखिए भारत वॉर के मूड में नहीं है, ना आज ना आगे आने वाले 5 सालों में। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ जवाब तो दिया जाएगा और ये 3 साल के अंदर अंदर दिया जाएगा। अब इसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखे तो देखे, नरेंद्र मोदी 6 महीने से लेकर 3 साल 2029 से पहले ऑपरेशन सिंदूर को पूरा अंजाम देंगे। अदिति, एक और सवाल मेरा, क्योंकि मेरा एक और सवाल, क्योंकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि भैया जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई हुई है तो छिटपुट कार्रवाई है। अब मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ कांग्रेस बाकायदा खुद तिरंगा यात्रा निकाल रही थी, सेना के शौर्य में कसीदे आज तक पढ़े जा रहे हैं, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि तो छुटपुट घटना थी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे अब ऐसी स्थिति में आपको अपनी राजनीतिक वो तो करना ही होगा। आपने बात की उस बात की जिक्र की बात करी कि हम वो जनगणना करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया। बिहार से चुनाव से पहले आपको कोई ऐसा मुद्दा तो चाहिए जिसको उठाया जाए और जिसको घर तक ले जाया जाए, तो यही बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर से छुटपुट घटना थी, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। तो अभी नरेंद्र मोदी सरकार की चुनौती है कि वो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी दोनों को ये समझाने की कोशिश करे कि असल मायने में ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या किया। देखिए देश की जनता भाई वो देश जान चुका है दीदी, क्योंकि मैं जितने भी कॉमन मैन से बात कर रहा हूं ना, वो सब कह रहे हैं कि एक बेहतरीन जवाब दिया गया है और जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर जवाब दिया गया। अब ये शायद कांग्रेस को समझने की जरूरत है, और मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं कि अगर आप इसको छिटपुट घटना कहकर कॉमन मैन के बीच में जाएंगे तो ये आप पर बैकफायर करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। विजेंद्र, ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी हमें और भारी जवाब देना बाकी है। अभी ऐसी एक बड़ी संख्या है जो नरेंद्र मोदी की फैन थी। हम जब जमीन पे निकलते हैं तो ऐसा है, उनके अभी भी आग ये जल रही है कि अभी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पीओके या कुछ ऐसा बड़ा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को समझ आए। और नरेंद्र मोदी जो बार बार चाहे देश को संबोधित करते हैं या नरेंद्र मोदी जो भाषण में बोल रहे हैं, उनको पता है कि लोगों का सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी से क्या है कि 56 इंच की छाती है, अभी तो जवाब देना बाकी है। तो ऐसे में इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी कुछ ना कुछ रिएक्शन। अदिति, और इसको कहने में मुझे कभी स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं कि मीडिया ने भी एक इमोशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने का काम किया कि भाई इस्लामाबाद में अटैक हो गया, कराची में अटैक हो गया, लाहौर में अटैक हो गया। उस दिन की रिपोर्टिंग ने सेंटिमेंट को बहुत ऊपर तक लेकर गए और शायद इसलिए कॉमन मैन के परसेप्शन भी क्रिएट हो कि शायद पीओके आ जाएगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा कर्नल देवानंद जी। नाल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का आना, राजस्थान को अनेकों सौगातें देना, दुनिया को संदेश देना,
इसको आप सैनिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए, सैनिक दृष्टिकोण मेरे से पहले मैं मानता हूं तीनों विद्वानों ने विस्तार पूर्वक बता दिया है। जो उन्होंने नहीं बताया उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली बात तो है कि जो आदिति जी कह रही थी कि युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं हो रहा है। आदिति जी, मैं देशवासियों को बता दूं, पिछले 30 वर्ष से ज़्यादा से समय से युद्ध भारतीय सेना पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लड़ रही है, क्योंकि मैं सामने गवाह हूँ। मैंने मेरी इन बाहों में अपने साथियों को दम तोड़ते देखा है। अगर आपकी नज़र में अगर एक सैनिक दम तोड़ देता है, वो युद्ध नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी बात, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन राजनीतिक पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। आज बिल्कुल अच्छी बात, आप सब ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सैनिक के पीछे हैं, पर मैं एक सवाल देश से करना चाहता हूं, क्या सैनिक आपको तब याद आता है तब आपके काम इसमें करता है सैनिक? आप सब एक चीज मानने को तैयार है, पर यह क्या किया हमारी कर्नल सोफिया के साथ आपने? किस प्रकार सैनिक का अपमान किया? और यह पहली बार नहीं है विजेंद्र जी, मैं पिछले 3 वर्षों के आपको ब्यौरा दे सकता हूं, जहां आए दिन सैनिकों के साथ गैर कानूनी काम होते हैं, उनके साथ दुराचार होता है, दुर्व्यवहार होता है। सैनिक अधिकारी और सैनिक जो वर्दी में है, उनको उठा करके पुलिस थाने में पिटाई की जाती है और उसके बाद FIR तक नहीं होती है। मेरा देश से एक ही आग्रह है और सबसे एक ही आग्रह एक सैनिक की ओर से, अगर आप सैनिक का सम्मान करते हैं तो सैनिक को कटघरे में खड़ा मत करो, बातें मत करो। अगर कोई गलती करता है कानून बनाओ। और इसीलिए आज मैं नरेंद्र मोदी साहब कल हमारे प्रदेश में पधार रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं। आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, ये सैनिकों के नाम की जो राजनीति हो रही है उसको बंद करने का एक तरीका है, और वो तरीका है सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए एक आयोग का गठन करें, जिससे हम कहीं रोना तो रो सके, क्योंकि सैनिक जो वर्दी में बाहर आके नहीं बोल सकता और मेरे जैसे वेटरन बोलते हैं, तो उनको मैं आपको बता सकता हूं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड जाति पे काम करते हैं, धर्म पूछते हैं, और हम सैनिकों को भी जाति में बांटने का दुस्साहस इसी राजस्थान में हुआ है। तो ये क्या बातें हो रही हैं? विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना नाल पर आना, बहुत डिस्कशन कर चुके, अब डिस्कशन एक होना चाहिए। यस, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, देश को सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, सेना पे रखना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट्स है, मेरा आग्रह है कृपया करके सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार को, सम्मान को कौन बचाएगा? और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप सबको याद रखना चाहिए, कोई भी सैनिक बंदूक के साथ जब बॉर्डर पे खड़ा है तो वह आपके बच्चों को अनाथ होने से बचाता है, अपनी कुर्बानी देकर के अपने बच्चे को बनाता है, वो कभी पीछे नहीं हटता, अपनी बीवी को विधवा करने के लिए जोश में आगे जाता है, इसलिए कि कोई भी बहन बेटी विधवा नहीं हो, कोई दुष्कर्म नहीं हो। और मैं याद दिलाना चाहूंगा देश को उड़ीसा का एक किस्सा जो करीब 10 महीने पहले हुआ था, जहां सैनिक अधिकारी और उसकी होने वाली धर्मपत्नी को पुलिस उठा के ले जाती है, रात भर यातनाएं देती है, और उसके बाद जब हंगामा होता है तो एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं। दुर्भाग्य, ऐसी इंक्वायरी पे सैनिकों का भरोसा नहीं बचा है। ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? और उस इंक्वायरी में उस सैनिक की बच्ची को दोषी ठहरा दिया गया कि पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा। कृपया करो, हाथ जोड़े मैंने देश के आगे, राजनीति बंद करो। और जब हम बॉर्डर से दूर होते हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमारे बीवी बच्चों की कौन करेगा? ये बातें बंद करो और देश को तय करना पड़ेगा। सैनिक का सम्मान करना है तो पहले अपमान बंद करो, हमारी सुरक्षा का बंदोबस्त करो, हमारे परिवारों की मारपीट बंद करो, हमारा पुलिस से प्रताड़ना बंद करो। और तो और देखिए विजेंद्र जी, जब अभी इस बार ये सारे सैनिकों को ड्यूटी पे बुलाया गया तो किसी को अकल नहीं आई देश में कि जब वो 50,000 से 60,000 सैनिक वापस बॉर्डर पे कैसे जाएगा? क्या रेलवे के अंदर कभी ये नहीं कहा जा सकता कि VIP कोटे की 50 सीट सैनिकों को दी जाएंगी? बहुत सारी बातें। कृपया करो, देश सैनिक का सम्मान करो और हम पर राजनीति बंद करो, हम थक चुके हैं। विजेंद्र जी। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, भाई एक तरफ तो आपने इतने सवाल खड़े किए और दूसरी तरफ आप सेना के शौर्य को कम करने के लिए कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये तो छिटपुट घटना थी। ये छिटपुट घटना थी तो मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के UPA 1 और UPA 2 के 10 सालों के अंदर 20 मेजर आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के देखिए भारत कैसे आतंक के निशाने पर है। एक ऐसी छुटपुट घटना आप बताइए जो आपने पाकिस्तान के अंदर जाकर की हो। विजेंद्र जी, सेना का सम्मान करना तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, सेना का अपमान करने का अधिकार तो हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को नहीं है। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गलत कह रहे हैं। साहब ने जो कहा है वो कहा है कि छुटपुट घटना से उनका तात्पर्य है कि आप देख रहे थे लगातार 3-4 वहां पर गोलीबारी हमारी हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर कर रही थी और हिंदुस्तान का सैनिक भी
लगातार भारत आतंकियों को लगातार मार रहा था। 2-2.5 घंटे के अंदर ऐसा घटनाक्रम बन गया कि वो अपनी बंदूक और अपनी तोप को ताने रह गया। सर घुमाइए मत, सैनिक भी आप अपने ये को ढका बताइए, से महसूस कर रहा था। क्या इतना बड़ा ऑपरेशन, हिंदुस्तान का क्या इतना बड़ा ऑपरेशन छिटपुट घटना थी? हो क्या गया? और बार-बार हिंदुस्तान मैं देवानंद जी के साथ हूं। एक मिनट, दिल मांगे मोर ना राजकुमार जी, मैं देवानंद जी के साथ हूं इस मामले में। भाई आप अपनी ओछी सियासत में सेना को मत लाइए। सेना का इतना बड़ा ऑपरेशन छुटपुट घटना है, इतना बड़ा ऑपरेशन। विजेंद्र जी, मैं दोनों साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये ऑपरेशन ऐतिहासिक ऑपरेशन था। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ जब इस 71 के युद्ध के बाद में कि पाकिस्तान के अंदर 11 एयरफील्ड्स को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया। इसको छोटा नहीं करें, सैनिक का सम्मान करते हैं तो स्वीकार करो कि बहुत बड़ा काम हुआ था और आपके हमारे देश की सीमा में एक भी कोई प्रोजेक्टाइल नहीं घुसने दिया, हमने उसको गिराया। छोटा नहीं बताएं कृपया, अगेन ये राजनीति बंद करें। अरे सैनिक का शौर्य क्यों कम कर रहे हो? राजकुमार शर्मा जी, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। आप एक तरफ कहते हैं हम सेना के साथ हैं और दूसरे तो कह रहे हैं कि ये क्या कर गए तो छुटपुट घटना है। ये सेना के साथ खड़ा होना होता है। विजेंद्र जी, सेना का तो सम्मान बारंबार है, 1000 बार है और हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक करता है। ये सेना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात कर रहा हूं भाई, करती है उसमें कांग्रेस की ये कैसा सम्मान है पता है? गले में माला डालना और साथ में तमाचा देना, इसको आप सम्मान कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। सीधा सवाल कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस की नजर में, राजकुमार शर्मा जी, क्या कांग्रेस की नजर में ये इतना बड़ा ऑपरेशन छुटपुट घटना थी? छुटपुट घटना विजेंद्र जी, घटना और भी होती, आतंकवादियों का और सफाया होता। 20 साल में क्या किया आपने? घोषणा हो गई। अरे सर 10 साल रह गए। आपका मुंबई अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुए, आतंकियों ने मारे। कितनी बार आपने छुटपुट घटनाएं की? पाकिस्तान में कितनी बार छुटपुट घटनाएं की? उल्टा हुआ क्या था कि आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री अमेरिका को कहते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते अटैक, क्योंकि हम अटैक करेंगे तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। आपने तो छुटपुट घटनाएं भी नहीं की और सवाल उठाते हैं आप सेना पर। सोचिए सर, सोचिए, जनता सब देखती है, सब देखती है जनता। लेकिन अटल जी, जो दर्द यहां राज देवानंद जी का है, उस दर्द को महसूस कीजिए सर। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तिरंगे के सम्मान के लिए जो अपने लहू को गवा रहा है, अगर वो लहू को गवाने के बाद उसका परिवार क्वेश्चनेबल है, वो सुरक्षित नहीं है, वो सैनिक सुरक्षित नहीं है, ऑफ ड्यूटी सुरक्षित नहीं, तो क्या जरूरत नहीं इस देश के अंदर कि भाई एक आयोग उनके लिए भी बनाया जाए कि वो कम से कम जाकर बता सके कि भाई हमारी ये समस्या है और उसको सोल्व कीजिए। देखिए विजेंद्र जी, पहले तो देवानंद जी भाई साहब ने जो भी बातें कही वो जिस भी स्टेट में होता है वो वास्तव में अक्षमनीय है, मतलब क्षमा योग्य नहीं है वो। और वास्तव में सैनिकों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान जैसा होता है। और कहीं पर यदि सर जुबानी सम्मान का जिक्र नहीं कर रहे, वो जमीनी सम्मान की बात कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जुबानी तो आप कसीदे पढ़ते रहिए, नहीं जबानी तो जमीनी कुछ कीजिए मत। ऐसा नहीं है, सैनिक बोर्ड भी बनाया गया है और कोशिश की जा रही है। और जब ये चीजें आती है सामने तो वास्तव में देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकता दो ही बातों में है। एक, राष्ट्र प्रथम की भावना, राष्ट्र प्रथम में सेना तो प्रथम है, इसके अलावा क्या राष्ट्र सुरक्षा की पहली बात आती है। और रही बात कि देवानंद जी भाई साहब का जो दर्द है वो वास्तव में यदि किसी भी स्टेट में हुआ है तो बनाना चाहिए। मैं भी बोलूंगा सरकार को कि भी सैनिकों को हर तरह की मदद और किसी भी तरीके का उनकी फैमिली को, उनको किसी भी तरीके का हरेसमेंट ना हो। आप सोचिए, और ज्यादा मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूं सर। मैंने सेना के अंदर आरक्षण नहीं देखा है। नहीं, आपने देखा है सेना में आरक्षण? देखा है आरक्षण, लेकिन उसके बावजूद सोफिया कुरैशी के अंदर कोई कुछ ढूंढता है और व्योमिका के अंदर कोई कुछ ढूंढ रहा है और देश देख रहा है। ढूंढते हैं वो मानसिक रूप से विकृत हैं। मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, सपोर्ट करने वाली पार्टी कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट करने वाली पार्टी। एक प्रदेश का प्रवक्ता आपके इस मंच पे ये कह रहा है कि वो मानसिक विकृत हैं लोग, जो कि हमारी सोफिया कुरैशी जैसी कैप्टन तो पार्टी से बाहर निकालिए ना, मेजर को गलत कानून के हवाले करिए, से करता है तो जेल में डालो उनको। देखिए बिल्कुल
वो उनका जेल या फिर और राजस्थान में जातिगत आरक्षण को बंद करो, सैनिक की जाति बंद करो। सैनिक की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। सैनिक मां भारती का सैनिक है। और राजस्थान के अंदर जो हमारे सैनिकों को जातियों में बांटा बंद करो। मैं वापस मुद्दे पर बंद होना चाहिए। जातियों में कोई नहीं, हमारा सम्मान बंद कर दो। हमें किसी के भूखे नहीं है। 3 पॉइंट ऐसे झूठी राजनीति बंद करो। न तो कोई एक जाति में फलोदी है, बांटना एक चाहता, उत्तरलाई है, एक नाल एयरबेस है। राजस्थान में 3 है, फलोदी, उत्तरलाई और नाल एयरबेस। क्या हम मानकर चले प्रधानमंत्री अभी नाल आए, उसके बाद उत्तरलाई या फलोदी भी आ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल वो बेसिकली बीकानेर अभी जो नाल एयरबेस पे आ रहे हैं वो एक तरीके से संदेश भी है और भारत की ग्रामीण और शहरी दोनों व्यवस्थाएं जो कि परियोजनाएं, विकास की परियोजनाएं हैं, उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और बीकानेर एक तरीके से देखोगे तो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो सड़क की परियोजनाएं हैं और जो 7 सड़क की परियोजनाओं को वो वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, उसकी सीमाएं पाकिस्तान तक जाती है। उससे सुरक्षा तंत्र भी ठीक होगा। और जो जैसा कि कह रहे थे कि भी अंदरूनी लड़ाई को बिल्कुल सुरक्षा के चाक चौबंद वो पैमाने हैं। और उसी तरीके से माननीय मोदी जी बाहरी लड़ाई और अंदर की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि फलोदी भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? उनको जब भी लगेगा कि भाई वहां पर भी जाना है तो वो सब जगह जा सकते हैं, सब जगह एक संदेश दे सकते हैं विकसित भारत और किस तरीके को भारत को अपने आप उन्नत बनाया जाए। और रही देखिए बात, आप बार बार कहते हैं कि अमेरिका के बेस पर ये एक भी संबोधन, शायद कोई बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने किसी तरीके का कोई अभी सफाई देने की जरूरत नहीं समझी है। जनता सब देख रही है, वो खुद ही अपने स्टेटमेंट से इधर उधर हो रखे हैं। हम क्या सफाई देंगे इसमें? तो भारतीय सेनाएं मजबूत है, अंदरूनी रूप से भी हम सक्षम हैं और हमारे जिस तरीके से आक्रमण हुआ, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन दोनों बढ़िया थे। 2 अलग-अलग पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या अमेरिका ने मीडिएटर का भूमिका निभाई? मैं मान लेता हूं नहीं निभाई, क्योंकि वो खुद मुकर चुके हैं कि भाई हमने मीडिएटर की भूमिका नहीं निभाई। लेकिन इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है कि सबसे पहले समझौते का जो ट्वीट आया, जो पोस्ट आई, वो अमेरिका से आई, उसको थोड़ी ना डिनाई किया जा सकता है। फिर भी मैं मान लूं कि चलिए पाकिस्तान ने रो दिया होगा, ये नहीं होता। लेकिन फिर भी सीज़फायर किन पहलुओं पर हुआ वो अभी तक नहीं है सामने। सुनिए, और पाकिस्तान तो विक्ट्री मना रहा है। जो दो तरफ से जो 2 लोग हैं, आप बोल रहे हैं देवानंद जी? ना मैं बेसिकली ऐसे समझिए, जो दो सेनाध्यक्ष कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वो हर चीज की एनालिसिस करते हैं। और तीसरा पक्ष है, वो केवल एक अपने आकलन के बेस पे कुछ भी ट्वीट कर देता है। अगर मान लो नहीं होता तो अगले दिन पीछे आ जाते हैं। यूक्रेन सुनिए, रशिया सुनिए विजेंद्र जी, रशिया और यूक्रेन का भी कर दिया था उन्होंने। तो 1 मिनट, ट्रंप ने तो रशिया यूक्रेन का भी किया था, फिर अगली बार पीछे आ गए। मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन 1 मिनट चर्चा में जाना ही नहीं चाहते। अटल खंडेलवाल जी, मेरे भी प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, सुनिए ना। चाहे जब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वापस ऐसा नहीं होता है। मेरे भी प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सीज़फायर हुआ होगा तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हुआ होगा ना कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। हुआ क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे मानिए 3:30 पर जब वहां पाकिस्तान के मतलब सीज़फायर हुआ ही नहीं। देखिए, सीज़फायर किसे कहते हैं? पहले तो आप बताइए, हमारा ऑपरेशन रुका है। युद्ध, भारत क्या युद्ध की घोषणा कर चुका था क्या? सीज़फायर किसमें होता है आप बताइए? सीज फायर तब होता है जब 2 देश युद्ध में हो। पूछ लीजिए देवानंद जी से। ये एक ऑपरेशन था। भारत हमेशा कहता है कि भाई हम तो ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ है, जो कोई बीच में आएगा। गजब कर रहे हैं अटल जी, आपकी सुपरसोनिक मिसाइल उनके एयरबेस उड़ा रही है। उनकी सेकंड सबसे बेहतरीन फतेह मिसाइल आपके दिल्ली को अटैक कर रही है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ लड़ा था क्या बिन लादेन के टाइम पे? 400-500 ड्रोन हमारी सरहद में आ गए, कुछ नहीं हुआ। हमारे 13 एयरबेस को उन्होंने टारगेट किया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देवानंद ऐसे नहीं चलेगा सर, बढ़िया कोई नहीं बता सकता। कर्नल देवानंद जी, भाई मेरा सीधा सवाल है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से संदेश दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो, हिंदुस्तान को तो पता है, अब नाल एयरबेस के आसपास जो भी हैं और राजस्थान है, उनको पता है कि कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो कुछ सामने होता, लेकिन जो ये संदेश दिया जा रहा है और जिसका जिक्र अदिति भी कर रही थी कि हमने एक ट्रायल रन किया और उस ट्रायल रन में देखा है कि पाकिस्तान
कहां तक कर सकता है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन आकर खड़े हो सकते हैं, कौन कौन पार्शली खड़े हो सकते हैं, और भारत के अंदर वो कौन कौन सी छोटी मोटी कमी है जिनको हमें अगली बार पूरे तरीके से दुरुस्त करना है। क्योंकि मैं कल का भी बयान सुन रहा था और कहा गया था कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैन्य ठिकाने को पाकिस्तान यहां से हटा के वहां रख दे, पूरा पाकिस्तान हमारी इज्जत में है, इसलिए पाकिस्तान कोशिश भी ना करे कुछ सोचने की। जी देखिए, सबसे पहले क्योंकि ऑपरेशनल मुद्दे में यही कह सकता हूं कि इन ऑपरेशनल डिस्कशंस को सेना के अधिकारी जो हमें पब्लिक डोमेन में बताएं या प्रधानमंत्री आकर के बताएं, उन्हीं पे भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, जो ट्रंप की हम बात कर रहे थे, ट्रंप ने क्यों किया, देखिए विजेंद्र जी, मेरा इतना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जितना छोटा मोटा ज्ञान है, मैं ये समझता हूं बैकडोर डिप्लोमेसी कभी भी बंद नहीं होती है, चाहे कितनी कठिन से कठिन परिस्थिति हो। और बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर जब बातें चलती हैं, जो कुछ अनऑफिशियल समझौते होते हैं, अगर कोई एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप जैसा बेवकूफ आदमी अगर करता है बेवकूफी, तो मैं मानता हूं उसके ऊपर चुप रहना ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और रही बात जो आपके सवाल, उससे कोई लेना नहीं, मैं आपके, अगर पाकिस्तान ने रोना रोकर बता दिया और उसने ट्वीट कर दिया, इससे हिंदुस्तान कमजोर नहीं होता। क्या भारत के अंदर सरकार को पब्लिक डोमेन में आकर के ये बातें बतानी चाहिए, सीज फायर हुई नहीं हुई, क्या हुई, कितनी हुई? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि जो जिस प्रकार से सरकार का, और मैं डीसीएमओ हमारे जितने मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ये ऑन चल रहा है। और जो मेरा ज्ञान है उसका मतलब यह है कि ना तो ये बंद हुआ है, जो इन्होंने कार्रवाई शुरू की, देखिए पहली बात तो इन्हें पब्लिक में आके बताया नहीं कि इस ऑपरेशन का अदर देन टेररिस्ट टारगेट्स को मारने के अलावा कोई ऐसा उन्होंने बताया नहीं है। हम सब अंदाजा लगा रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि हमारे सेना को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने दें, और राजनीतिक तौर पे आपको जो जिसको एक दूसरे को कहना कहते हैं, प्रधानमंत्री जो अलग अलग एयरबेस पर जाकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये महज इत्तेफाक थोड़ी ना है, नहीं, वो कुछ संदेश देना चाह रहे हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान को, चाइना को, तुर्की को, अमेरिका को या पूरी दुनिया को। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर साफ कर दूं, पहले भी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का इन जगह पर जाने का 3 तरीके का संदेश है। पहला, अपने सैनिकों के साथ ये खड़े होकर के बताने का कि हम आपके साथ हैं, हमें आप पे गर्व है, आप जो डिसीजन ले वो लीजिए और आप कीजिए। दूसरा है, अपने देश के नागरिकों को देखिए, जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने फोटोज दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर कर दिया और खुद जाके बता रहे कि देखिए कहीं ऐसी बात नहीं है। तीसरी, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और पाकिस्तान के लिए है कि देखिए जितना ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है, और हमने जो कार्रवाई करनी है, मैं मानता हूं जिस प्रकार से आदित्य जी बता रही थी, देखिए वो हो सकता है ज्यादा उनको ऑपरेशनल नॉलेज हो या टेक्निकल नॉलेज हो। मेरे को ऐसा, आज मैं रिटायर हुए 8 साल हो गए, पर जो मुझे ज्ञान है उसमें जब तक हमारे सेना ने बोला ऑपरेशन इज ऑन, मींस कि अभी तक ऑपरेशन जारी है। क्या करेगी सेना? आपको याद है विजेंद्र जी, जिस दिन 7 तारीख का सुबह 2:30 बजे 2 बजे के आसपास जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, तो हमें रात को पहले दिन 6 तारीख को 8 बजे कोई अंदेशा नहीं था कि कल कुछ होगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। और सेना पे जो हुआ, ये वॉर थी, सीधी वॉर थी जी, आपकी नजर में वॉर थी? देखिए, वॉर और ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के नाम से जैसे यूक्रेन थी या नहीं थी सर? नहीं, मैं इसको, जो हमारे सैनिकों की लैंग्वेज है, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं थी, नहीं, ऑपरेशन के अंदर ही वॉर होता है। ऑपरेशन कोई प्रसाद थोड़ी लेने जा रहे हैं, वहां आदमियों की हत्या हो रही है, मिसाइल फायर हो रहे हैं। अरे सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अटल जी आपके देखिए, मैं एक सैनिक हूं विजेंद्र जी। हाँ, तो वॉर थी या नहीं, हाँ हमें बता दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर मिसाइल दागी गई, एंटी ड्रोन सर, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका, आप तो सीधा बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई या नहीं? मैं तो वॉर पिछले 40 साल से मानता हूं, और ये भी वॉर का हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूं। बट वॉर से बड़ा ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन की जो निटिग्रिटीज है वो सेना पर छोड़े तो अच्छा रहेगा। राजनीतिक पार्टी को भी दबाव में नहीं लाना चाहिए एक दूसरे को। वॉर थी ना कंफर्म? बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर दुश्मन को बर्बाद करने के लिए दुश्मन आतंकवादी है, ऐसा हमारे सेना के अधिकारियों ने बताया है, और मैं उन पे विश्वास करता हूं। अरे सर, वॉर जो होती है, आप समझ नहीं रहे भाई, वॉर होगी मिलिट्री ऑपरेशन, और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, 2 देशों की मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा तो नहीं थी। देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। ओके, मैं समझ। देखिए, ऑपरेशन एक स्पेसिफिक होता है, वॉर होता है ऑल आउट वॉर। ये ऑल आउट वॉर नहीं है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्पेसिफिक टास्क के लिए है। वॉर होता है जब इंडिया पाकिस्तान वॉर पे चले गए, मींस ऑल सिस्टम सारे के सारे लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। यहाँ एक स्पेसिफिक है, ये ऑपरेशन है, और सेना से पूछना चाहिए हमें, और वेट करने से पूछना क्यों है? सेना जिस दिन ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अपने आप आ जाएगी। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति नहीं करो। परसेप्शन अलग है कि भाई 40 सालों से हम वॉर में हैं, वो एक परसेप्शन है। वॉर की डेफिनेशन बहुत अलग है।
इसलिए हम आतंकवाद के खिलाफ जंग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन किसी मुल्क से वॉर में नहीं है, बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ जंग में। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप अदिति को कह रहे थे ना कि हम 40 साल से वॉर कर रहे हैं। मैंने बस उसको क्लियर किया है कि वॉर नहीं है भाई, हम जंग में। एक मेरा और जंग आतंकवाद के खिलाफ कहने का हमारे साथ तात्पर्य जुड़ने था के लिए। कि हमारी लड़ाई चल रही आपका है। भी शुक्रिया और अटल जी आपका भी शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं और वो 3 संदेश। पहला, पाकिस्तान जो एक मुगालते में जी रहा है, दुनिया उसको समझती है, इसलिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि वो सेना के साथ नहीं, सेना के पीछे खड़े हुए हैं और फ्री हैंड सेना को है। और तीसरा, दुनिया को बताया जा रहा है कि हम इतने ज्यादा अपने एयर डिफेंस और सरहदों को सुरक्षित कर चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उन जगहों पर जाकर बाकायदा संदेश देते हैं जो दुश्मन देश की रडार पर हमेशा रहते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।